हेलो बच्चों, आप सभी को नमस्कार। स्टूडेंट, चौहान एकेडमी खंडवा में आप सभी का स्वागत है। बच्चों, ट्वेल्थ अकाउंटेंसी में हम लास्ट प्रीवियस ईयर जो क्वेश्चन है, बोर्ड एग्जाम के पेपर है, उसके ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन कर रहे हैं। और 2010 से अभी तक हम 2019 तक के पेपर कर चुके हैं। 2020 का जो पेपर है वो आज हम करने वाले हैं। ठीक है, स्टार्ट करते हैं आज की हमारी क्लास, बुक कीपिंग एंड अकाउंटेंसी 2020। इसके अतिरिक्त भी आप चौहान एकेडमी खंडवा के यूट्यूब चैनल पर जाएंगे तो पुरानी प्लेलिस्ट बनी हुई है, जिसमें मैंने अलग अलग बुक्स में जितने भी इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन हैं उनके पीडीएफ बने हुए हैं। लास्ट ईयर मैंने पढ़ाया था 32 आउट ऑफ 32। ऐसा जब आप उसमें प्लेलिस्ट में जा करके देखेंगे तो आपको ऐसे वीडियो बने हुए दिखेंगे, जिसमें यूनिट वाइज अकाउंटेंसी के, बिजनेस स्टडी के ऑब्जेक्टिव मेरे बनाए हुए को भी पढ़ाया हुआ है, वो भी आप देख सकते हो। ये तो हम 2010 से 2024 तक के जो बोर्ड एग्ज़ाम के पेपर आए हुए हैं वो हम कर रहे हैं। और इम्पोर्टेंट जो बुक्स में से अलग अलग राइटर्स की बुक आती है, उसमें से मैंने सिलेक्ट करके जो पीडीएफ बनाए थे वो पीडीएफ भी मैंने ऑब्जेक्टिव टाइप के पढ़ाए हुए हैं। तो आप पुराने वीडियोस जिसमें प्लेलिस्ट में जाएंगे तो आपको दिखेंगे उसमें ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन। ऐसे इसके पहले वाले सालों में भी जो क्वेश्चन बैंक आई हुई है, वो क्वेश्चन बैंक के ऑब्जेक्टिव टाइप भी उसमें मैंने हल कराए हुए हैं, ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन। तो इतना सारा मटेरियल इस चैनल के ऊपर है कि यदि आप उसमें आप जाएंगे तो आपको बहुत सारी चीज़ें मिलेगी। बस केवल ज़रूरत है तो हमें पढ़ने की, को सुनने की, को देखने की। ठीक है, तो इसके माध्यम से हम समझ भी लेंगे कि किस प्रकार के क्वेश्चन आते हैं। और इससे ज़्यादा और मटेरियल चाहिए तो आप उस पर जा कर के भी सर्च कर सकते हैं, हमारे चैनल पे जा कर के आप उसमें देखेंगे तो आपको सारी चीज़ें मिल जाएगी। ट्वेल्थ अकाउंटेंसी और बिजनेस स्टडी का उस पर भरपूर मटेरियल मिलेगा। आपको किसी कहीं पर जाने की ज़रूरत नहीं, कहीं भटकने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, इसके अलावा भी कुछ बच्चों को मान लो कुछ डाउट होता है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं, या फिर मैं इस पर मेरा व्हाट्सएप नंबर अवेलेबल करा दूंगा तो आप व्हाट्सएप पर भी पूछ सकते हैं, मैं आपको उस पर का सॉल्यूशन बता दूंगा। चलिए, 2020 का जो पेपर है बुक कीपिंग एंड अकाउंटेंसी का, इसमें इसके ऑब्जेक्टिव टाइप के हम देख लेते हैं। देखिए, सबसे फर्स्ट है कि हमारे कोर्स की बार है, दूसरा है सामान्य लाभ पर वास्तविक लाभ का आधिक्य। अब यहाँ पर दो चीजें हैं, एक सामान्य लाभ है और दूसरा वास्तविक लाभ है। ये दो जो शब्द है ये हमें क्लियर होना चाहिए। अब यहाँ पर सबसे पहले हम वास्तविक लाभ को देखते हैं। वास्तविक लाभ मतलब व्यापारी साल भर में जो लाभ कमाता है वो वास्तविक लाभ होता है। इसे ही हम औसत लाभ भी बोलते हैं। पिछले 4-5 सालों का जो एवरेज निकालते हैं वही क्या कहलाता है, वास्तविक औसत लाभ होता है। ठीक है, तो वास्तविक लाभ वो हो गया। और सामान्य लाभ विनियोजित पूंजी, व्यापार में जितनी पूंजी लगाता है उस पूंजी पर एक सामान्य लाभ की दर से, परसेंटेज से जो हम निकालते हैं, जैसे मान लो उसने 5 लाख रुपए व्यापार में विनियोजित किया और उस पर 5%, 10% की दर से सामान्य लाभ की दर है, तो एक 5 लाख का 10%, 50,000 रुपये उसका सामान्य लाभ हो गया। तो सामान्य लाभ के ऊपर वास्तविक लाभ का आधिक्य वो क्या कहलाएगा, तो भाई सामान्य लाभ से, सामान्य लाभ पर वास्तविक लाभ का आधिक्य, मतलब सामान्य लाभ मान लो उसने 5 लाख रुपए लगाए, फॉर एग्जाम्पल उसने व्यापार में 5 लाख रुपए लगाए और उस प्रकार के व्यापार में सामान्य मेहनत करने पर 10% का प्रॉफिट होता है, मतलब उसको 50,000 का प्रॉफिट होता है, ये सामान्य लाभ हो गया। लेकिन वास्तव में उसने मेहनत करी और मेहनत करने से उसको 80,000 रुपए का प्रॉफिट हुआ, ये कौन सा प्रॉफिट हो गया, ये वास्तविक लाभ हो गया। सामान्य रूप से यदि काम करेगा तो उसको 50,000 का लाभ हुआ, है ना, 50,000 का लाभ होता है। और कड़ी मेहनत करने से उसको 80,000 का वास्तविक लाभ हो गया। मतलब सामान्य लाभ पर वास्तविक लाभ का जो आधिक्य है वो कितना है, वो है 30,000। अब ये 30,000 ये क्या कहलाता है, ये अधिलाभ कहलाता है। तो हम क्या बोला, अधिक, अधिक लाभ, सामान्य लाभ से जो अधिक लाभ कमाया जाता है वो अधिलाभ। और ये अधिलाभ के आधार पर ही हम किसकी गणना करते हैं, ख्याति की गणना करते हैं। तो सामान्य लाभ पर वास्तविक लाभ का आधिक्य क्या कहलाता है, अधिलाभ कहलाता है। क्लियर, अधिलाभ के 2 गुने के आधार पर, अधिलाभ के 3 गुने के आधार पर ख्याति का मूल्यांकन कीजिए। अभी हम इसके बाद में ख्याति की जो अलग अलग विधियां है उसको मैं समझाऊंगा।
तो एक ही वीडियो में आपको मैं इतना क्लियर कर दूंगा कि आप ख्याति का कोई सा भी सवाल है वो करके आ जाएंगे। ठीक है, इसके बाद है हमारा क्वेश्चन नंबर 3 है, ए और बी लाभ और हानि का विभाजन 3:1 में करते हैं। सी को 1/4 भाग के लिए प्रवेश दे किया जाता है। ए और बी का त्याग अनुपात ज्ञात कीजिए। अब यहाँ पर हमें इसको हल करना पड़ेगा कि जैसे ए और बी, इनका प्रॉफिट शेयरिंग कितना है, 3:1, 3:1 है। अब उन्होंने सी को 1/4 हिस्से के लिए साझेदार बनाया। अब फर्म का जो कुल भाग कितना है, 1 है, उसमें से उन्होंने 1/4 हिस्सा किसको दे दिया, सी को दे दिया। तो कुल भाग जो होता है, यदि आप उसको इस प्रकार से समझे कि ये एक रोटी है, ठीक है, उसके हमने 4 हिस्से किए। अब जो सी है, इस सी को कितने हिस्से दिए, 4 में से 1 हिस्सा दे दिया। मतलब ये जो 4 हिस्से हैं, 1 2 3 और 4, इन 4 हिस्सों में से हमने सी को कितना हिस्सा दे दिया, ये 1 हिस्सा किसको दे दिया, हमने सी को दे दिया। अब कितने बचे, 3 हिस्से बचे। तो 1 में से 1/4 हिस्सा दे दिया, मतलब 4 में से 1 हिस्सा हमने उसको सी को दे दिया। तो कितना बचा, अब 3/4 बचा। आप उसको ऐसा भी कर सकते हो, जैसे किसी बच्चे को इसको हल नहीं करते आए तो, नहीं तो सही हल करने का तरीका क्या है, 4 का गुणा 1 में करो, 4 एकम 4, और 1 में से ये -1 करो तो 3, 3/4। तो अब जो शेष भाग है भाई, एक फर्म का कुल, फर्म की जो एक रोटी थी उसमें से 1/4, 4 में से 1 हिस्सा हमने सी को दे दिया। अब बचा हुआ हिस्सा कितना बचा, 3। तो 3 पर किसका अधिकार रहेगा, ए और बी का, क्योंकि नए साझेदार को तो हमने 1 हिस्सा दे दिया। तो अब ए का हिस्सा कितना होगा, तो बचा हुआ हिस्सा कितना है, 3/4। तो 3/4 का ए का हिस्सा कितना है, 3/4, और इसी प्रकार से बी का 3/4 का 1/4 का मीन्स गुणा। यहाँ पर आपको इस प्रकार से करना पड़ेगा, बचे हुए हिस्से का 3/4, बचे हुए हिस्से का 1/4 बी का। तो अब जब गुणा का चिन्ह होता है तो ऊपर ऊपर की संख्याओं का आपस में गुणा कर दो, नीचे नीचे की संख्याओं का आपस में गुणा कर दो। 3 तिया 9, 4 चौक 16, 3 एकम 3, 4 चौक 16, यहाँ भी 16, यहाँ भी 16। तो सी का हिस्सा कितना है, 1/4। तो यदि यहाँ 16 है, यहाँ 16 है, यदि इसको 16 करना होगा तो 1/4 को भी 16 करना होगा। तो एक ऐसी संख्या का गुणा करो जिससे 16 आ जाए। तो 4 में किसका गुणा करेंगे, 4 का, तो ऊपर नीचे दोनों में 4 का गुणा करना पड़ेगा। तो क्या आ जाएगा, 4 एकम 4 और 4 चौक 16। तो जब हर समान हो तो हम उसके लिए रेशो क्या लिख सकते हैं, 9, 3 और 4। तो हमारा जो रेशो है वो क्या आ गया, 9:3:4। ये नया अनुपात आ गया। अब आपके लिए ये तो नया अनुपात आ गया। अब ए और बी का त्याग क्या है, यहाँ पर हमें ये निकालना पड़ेगा। तो ए और बी का त्याग क्या होगा, ये तो अभी हमने, चलो इसको और आप अलग तरीके से समझ लो कि ये हमने क्या निकालना सीख लिया, नया अनुपात निकालना सीख लिया। ठीक है, अब यहाँ पर वो पूछ रहे हैं सी 1/4 भाग के लिए प्रवेश करता है, तो ए और बी का त्याग अनुपात क्या होगा। अब त्याग अनुपात निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, पुराना ऋण नया। तो ए का पुराना कितना है, 3/4, और नया कितना है, 9/16। बी का 1/4 और 3/16। तो ये 4 चौक 16, 4 तिया 12 और 9, ये आ गया 3/16। ऐसे ही ये 4 और 16 का एलसीएम क्या आ गया, 16, 4 चौक 16, 4 एकम 4 और 3, तो ये आ गया 1/16। जब यहाँ भी हर समान हो तो 3:1। ये क्या आ गया उनका, ये आ गया त्याग। पहले हमने क्या निकाल लिया, नया अनुपात निकाल लिया, और फिर त्याग अनुपात। त्याग अनुपात का फॉर्मूला क्या है, पुराना ऋण नया। तो पुराने अनुपात में से नया अनुपात घटा दिया, तो ये उनका क्या आ गया, 3:1। ये आंसर आ गया 3:1 त्याग अनुपात। क्लियर, चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके बाद है, अब यहां पर एक शॉर्ट फार्मूला भी है।
शॉर्ट तरीका भी, ये तो हमने उसको जब मान लो 4 नंबर में 3 नंबर में सवाल यदि आता है, 2 नंबर में 3 नंबर में यदि इस प्रकार का सवाल आता है तो उसको भी जो मैंने बताया आपको उस हिसाब से करना है। लेकिन मान लो यदि ऐसा दिया जाता है कि ए और बी लाभ हानि को 3:1 में विभाजित करते हैं, सी को 1/4 भाग के लिए प्रवेश करते हैं, तो ए और बी का त्याग अनुपात क्या होगा। ऐसी कंडीशन में कि भाई सी 1/4 हिस्सा ए और बी से किस अनुपात में ले रहा है, ये जब कुछ नहीं दिया हो तो उनका पुराना अनुपात ही क्या माना जाता है, त्याग अनुपात मान लिया जाता है। उनका पुराना अनुपात ही त्याग अनुपात। ये शॉर्टकट है कि जब पुराना अनुपात दिया हो, नए साझेदार का हिस्सा दिया गया हो और नया साझेदार अपना हिस्सा पुराने साझेदारों से किस अनुपात में ले रहा है, ये इसके बारे में कुछ नहीं बताया गया हो, तब उनका जो पुराने साझेदारों का पुराना अनुपात ही उनका त्याग अनुपात मान लिया जाता है। क्योंकि ये ऑब्जेक्टिव है, ऑब्जेक्टिव में हमें 2 मिनट के अंदर 1 मिनट के अंदर उसका जवाब लिखना होता है, इसलिए आपको इतना बड़ा सवाल करने की जरूरत नहीं। ये शॉर्टकट के आधार पर आप बता सकते हो, जब पुराना अनुपात दिया हो, नए साझेदार का हिस्सा दिया हो और उसमें ये नहीं दिया गया हो कि नए साझेदार ने अपना हिस्सा पुराने साझेदारों से किस अनुपात में लिया हो, इसके बारे में कुछ नहीं दिया गया हो, ऐसी कंडीशन में पुराने साझेदारों का पुराना अनुपात ही उनका त्याग अनुपात माना जाता है। जैसे 3:1 पुराना था तो यहाँ पर 3:1 सीधा हम उसका आंसर ले। और यदि 2 नंबर 3 नंबर में आता है तो फिर अभी जो मैंने नया अनुपात निकाला था, त्याग अनुपात निकाला था, उस तरीके से आप उसको हल करेंगे। चलिए आगे बढ़े क्वेश्चन नंबर 4 पर। किसी साझेदार की सेवानिवृत्ति पर उसकी पूंजी खाते को जमा किया जाएगा। तो जब कोई साझेदार सेवानिवृत्त होगा तो उसकी पूंजी खाते को कौन सी राशि से जमा किया जाएगा, उसके भाग की ख्याति के साथ, फर्म की ख्याति के साथ, शेष साझेदारों के भाग की ख्याति के साथ, या इनमें से कोई नहीं। भाई जब भी कोई साझेदार अवकाश ग्रहण करेगा तो उसको उसके हिस्से की ख्याति दी जाएगी। मतलब जैसे मान लो कोई साझेदार अवकाश ग्रहण कर रहा है, उस समय फर्म की ख्याति, कुल ख्याति 40,000 है और उसका फर्म में हिस्सा 1/4 है, तो उसके हिस्से की जो ख्याति है वो कितनी है, 10,000। और ये 10,000 रुपए से उसका खाता क्या किया जाएगा, जमा किया जाएगा। मतलब वो रिटायरमेंट अवकाश लेने वाले साझेदार का पूंजी खाता 10,000 रुपए से जमा होगा, उसके हिस्से की ख्याति से जमा होगा। फर्म उसके भाग की ख्याति, तो फर्म की कुल ख्याति में से उसका भाग निकालना पड़ेगा, उसके भाग की ख्याति से, फर्म की ख्याति से भी नहीं, शेष साझेदारों की ख्याति से भी नहीं, कि इसकी ख्याति हिस्से से, उसके खुद के हिस्से से। फिर है अगला है संचित लाभ और संचय का हस्तांतरण किया जाएगा वसूली खाते में, साझेदारों के पूंजी खाते में, बैंक खाते में या ऋण खाते में। तो ये कौन से कौन से चैप्टर का क्वेश्चन हो गया, ये समापन वाला हो गया, फर्म का समापन। तो जब फर्म का समापन होगा तो चिट्ठे के दायित्व पक्ष में जो संचित लाभ है या सामान्य संचय है, उसको हम कहाँ ले जाते हैं, तो उसको ले जाया जाता है साझेदारों के पूंजी खाते में। वो कहाँ ले जाएंगे, हम साझेदारों के पूंजी खाते में ले जाएंगे। आंसर नंबर 2 आ गया। ठीक है, तो ये थे हमारे ऑब्जेक्टिव। क्वेश्चन नंबर 2 पर आ जाते हैं। जैसे हो रहा है, ब्लर हो रहा है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 2 है, फर्म द्वारा साझेदारों की पूंजी पर ब्याज कब दिया जाता है। फर्म के द्वारा साझेदारों को उनकी पूंजी पर ब्याज कब दिया जाएगा। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं जब यदि उनके बीच में अनुबंध होता है तो हम लिख सकते हैं अनुबंध के आधार पर, अनुबंध के आधार पर, है ना, उनके बीच में जो समझौता हुआ है, समझौते के आधार पर उनको पूंजी पर ब्याज दिया जाता है। फिर है अविका, माही और खुशी लाभ का भाग 5-3-2 में बांटते हुए साझेदार है। माही फर्म से सेवानिवृत्त होती है, नया लाभ विभाजन अनुपात क्या होगा। अब देखो यहाँ पर अविका, माही और खुशी ये 3 है, यहाँ लिख दिया अविका, माही और खुशी, और उनका प्रॉफिट शेयरिंग क्या है, 5, 3 और 2। अब इसमें से कौन रिटायरमेंट ले रहा है, माही, तो माही को गोला लगा दो।
अब वो पूछ रहे हैं कि जो बचे हुए साझेदार है उनका नया अनुपात क्या होगा। भाई ऑब्जेक्टिव टाइप के जितने भी क्वेश्चन रहेंगे वहां आपको क्वेश्चन सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, शॉर्टकट से चलना पड़ेगा। ऐसी कंडीशन में आपने रिटायरमेंट वाले साझेदार को गोला लगा दिया और बचा कौन, बचा ए और के। तो इनका क्या है 5 और 2 और यही इनका नया अनुपात होगा। यही क्या होगा, इसका नया अनुपात होगा। तो यहाँ आप आंसर लिख दोगे 5:2। इनका नया अनुपात होगा 5:, सीधा सा, बस क्लियर। चलो, सभी साझेदारों का दिवालिया होना। जब सभी साझेदार दिवालिया हो जाएंगे तो ये अनिवार्य विघटन होगा। कौन सा विघटन कहलाएगा, अनिवार्य। भाई सभी साझेदार दिवालिया हो गए तो अनिवार्य। इन ऋण पत्रों का हस्तांतरण केवल सुपुर्दगी मात्र से हो जाता है, तो वाहक ऋण पत्र। वाहक ऋण पत्र, वाहक का मतलब जो व्यक्ति उस ऋण पत्र को ले जाएगा और वहां कंपनी को सुपुर्द करेगा, कंपनी के द्वारा उसको उस ऋण पत्र की राशि का भुगतान किया जाएगा। तो ये वाहक ऋण पत्रों का भुगतान केवल सुपुर्दगी मात्र से हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 3 पर चलेंगे हम। रिक्त स्थानों की पूर्ति करना है। गुणनफल विधि द्वारा खाली स्थान पर ब्याज की गणना की जाती है। एक गुणनफल विधि, एक इसमें आती है आहरण पर ब्याज की गणना। ठीक है, एक आहरण पर ब्याज वाला सवाल भी कराऊंगा मैं, ऑब्जेक्टिव हो जाएंगे उसके बाद में, तो वो भी आपको समझ में आ जाएगा आहरण पर ब्याज की गणना किस प्रकार से होती है। तो गुणनफल विधि के द्वारा आहरण पर ब्याज की गणना की जाती है। किसी नए साझेदार के प्रवेश पर संपत्तियों में हुई मूल्य की वृद्धि को खालिस्तान खाते में क्रेडिट किया जाता है। जब कोई नया साझेदार प्रवेश करता है या कोई पुराना साझेदार अवकाश ग्रहण करता है, तब हम पुनर्मूल्यांकन खाता बनाते हैं, जिसमें संपत्ति और दायित्व के मूल्य में जो कमी और वृद्धि होती है उसको लिखा जाता है। तो यहाँ पर संपत्ति के मूल्य में जो वृद्धि है उसको पुनर्मूल्यांकन खाते के क्रेडिट साइड में लिखा जाता है। कौन से खाते के, पुनर्मूल्यांकन खाते। ठीक, फिर ये बात भी हमें मालूम होना चाहिए कि संपत्तियों में कमी फर्म के लिए हानि है और संपत्तियों में वृद्धि फर्म के लिए लाभ है। इसी प्रकार से दायित्वों में कमी फर्म के लिए लाभ है और दायित्वों में वृद्धि फर्म के लिए हानि होती है। अब यहाँ दिया दायित्वों में कमी, तो ये फर्म का क्या हुआ, ये लाभ हुआ। तो आपके लेनदार कम हो गए तो ये आपके लिए प्रॉफिट है। फर्म के विघटन पर बैंक अधिविकर्ष को खालिस्तान खाते में हस्तांतरित करेंगे। भाई फर्म का जब विघटन होगा तब हम वसूली खाता बनाते हैं और सारी संपत्तियों और दायित्वों को हम वसूली खाते में, जितनी संपत्तियां हैं उसमें रोकड़ और बैंक को छोड़कर बाकी संपत्तियों को वसूली खाते में डेबिट पक्ष में लिखते हैं और जो बाहरी दायित्व है उन बाहरी दायित्वों को वसूली खाते के क्रेडिट पक्ष में ले जाया जाता है। तो बाहरी दायित्व मतलब लेनदार है, देय विपत्र है, बैंक अधिविकर्ष है, तो इनको वसूली खाते में हस्तांतरित करेंगे। तो वसूली बैंक अधिविकर्ष को भी कहाँ ले जाएंगे हम, वसूली खाते में ले जाएंगे। आदर्श चल अनुपात क्या है, ये जो अनुपात विश्लेषण वाला चैप्टर है उसमें जो चालू अनुपात है, उस चालू अनुपात में जो आदर्श अनुपात कौन सा होगा, तो वो होगा 2:1। मतलब क्या हुआ इसका कि चालू अनुपात का फॉर्मूला क्या है, चालू संपत्ति बटे चालू दायित्व का जो फॉर्मूला है वो क्या है, चालू संपत्ति बटे चालू दायित्व। इसका मतलब ये हुआ कि मैंने जो 2/1 लिखा या 2:1 लिखा, मतलब आपके पास जो करेंट असेट्स है वो चालू दायित्वों से 2 गुनी होना चाहिए। यदि मान लो आपके 1 लाख की चालू संपत्ति है तो आपके पास जो चालू दायित्व है वो 50,000 होना चाहिए। मतलब आप चालू दायित्व आपके 50,000 है तो चालू संपत्तियां उससे 2 गुनी होना चाहिए। ये आदर्श चालू अनुपात होता है। ठीक है, तो 2:1 ये आदर्श चालू अनुपात होता है। आगे बढ़े क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। सही जोड़ी बनाएंगे। सही जोड़ी में केवल व्यक्ति ही कौन बन सकता है, साझेदार बन सकता है। केवल व्यक्ति ही साझेदार बन सकता है, कोई फर्म, कोई कंपनी, कोई समूह साझेदार नहीं बन सकता, एक व्यक्ति साझेदार बन सकता। लाभ का अनुपात या नफे का अनुपात या प्राप्ति अनुपात, इसको हम क्या बोलेंगे, प्राप्ति अनुपात भी बोल सकते। कई बार बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, तो लाभ का अनुपात बोलो, नफे का अनुपात बोलो या प्राप्ति अनुपात बोलो, क्या होगा, नया अनुपात ऋण पुराना अनुपात। वसूली खाते में संपत्तियों को किस मूल्य पर ले जाया जाता है, पुस्त मूल्य पर। रिक्त स्थान में पूछा जाता है कि वसूली खाते में संपत्तियों को खालिस्तान मूल्य पर हस्तांतरित किया जाता है, तो पुस्त मूल्य। पुस्त मूल्य का मतलब जो चिट्ठे में जो मूल्य है, जिस मूल्य पर दर्शाई गई है, वो उसको उठा के वसूली खाते में ट्रांसफर कर दिया जाता है।
स्थायी संपत्ति का क्रय, ये किससे रिलेटेड है? रोकड़ प्रवाह विवरण से रिलेटेड है। जैसे इसके पहले वाले जो पेपर था उसमें उन्होंने बोला था कि संचालन क्रियाओं से जो आय है वो कौन सी रोकड़ प्रवाह में कौन सी क्रियाओं में शामिल किया जाएगा, तो हमने बोला था संचालन क्रियाओं में शामिल किया जाएगा। अब इस वाले पेपर में पूछ लिया उन्होंने स्थायी संपत्ति का क्रय ये रोकड़ प्रवाह में कौन सी क्रियाओं में आएगा, तो ये विनियोग क्रियाओं में आएगा। ये किस में आएगा? ये विनियोग क्रियाओं में आएगा। भाई रोकड़ प्रवाह विवरण में 3 प्रकार की क्रियाएं होती है, एक विनियोग क्रिया, फिर पहला संचालन क्रिया, दूसरा विनियोग क्रिया और तीसरा वित्तीय क्रिया। तो संचालन क्रिया मतलब व्यापार लाभ हानि से रिलेटेड जितनी भी मदें होती है वो उसमें आती है। विनियोग क्रियाओं में संपत्तियों का जो विनियोग है, इन्वेस्टमेंट है, वो आता है। और वित्तीय क्रियाओं में अंशों, ऋण पत्रों, ऋणों का लेना देना जो है वो उसमें आता है। तो ये जो विनियोग क्रिया है, संपत्ति, स्थायी संपत्ति का क्रय, ये विनियोग क्रिया मानी जाती है। क्लियर? ऋण पत्रों के निर्गमन पर कटौती, जब ऋण पत्र निर्गमन किए जाते हैं तो मान लो कंपनी का किसी ऋण पत्र की वैल्यू 100 रुपया है, अब कंपनी के दिन अच्छे नहीं चल रहे हैं तो उस समय कंपनी 100 रुपये के ऋण पत्र को 90 रुपये पर जारी कर देगी। मतलब यहाँ पर कंपनी को 10 रुपये प्रति ऋण पत्र लॉस होने वाला है, हानि होने वाली है। अब ये जो डिस्काउंट है, 10 रुपये का जो डिस्काउंट कंपनी दे रही है, ये कंपनी के लिए क्या है? एक बहुत बड़ी हानि होगी। और ये कौन सी होगी? पूंजीगत हानि कहलाती है। ये कौन सी हानि कहलाती है? पूंजीगत हानि। अब इस हानि को कंपनी के द्वारा एडजस्ट किया जाता है तो ये कृत्रिम संपत्ति मानी जाती है। तो क्या माना जाता है? कृत्रिम संपत्ति। मतलब थोड़ा थोड़ा करके हर साल लाभ हानि खाते में इसको ट्रांसफर किया जाता है। तब तक इसको कहाँ रखा जाएगा? तो चिट्ठे के संपत्ति पक्ष में इसको दिखाया जाता है। जैसे प्रारंभिक व्यय, उनको भी चिट्ठे के संपत्ति पक्ष में दिखाया जाता है। ऐसे ही ये जो ऋण पत्रों के निर्गमन पर जो डिस्काउंट है इसको भी चिट्ठे के संपत्ति पक्ष में कृत्रिम संपत्ति के रूप में दिखाया जाता है। जैसे मान लो कंपनी को 1 लाख रुपए डिस्काउंट देना पड़ा तो 1 लाख रुपए कंपनी सीधे लाभ हानि खाते के डेबिट पक्ष में ट्रांसफर नहीं कर देगी, क्योंकि उस साल का उनका नेट प्रॉफिट बहुत सीधा कम हो जाएगा। इसलिए कंपनी क्या करेगी कि 1 लाख रुपए को 10-10 हजार रुपये हर साल लाभ हानि खाते में डेबिट में ट्रांसफर करती जाएगी। तो इस साल 10,000 ट्रांसफर किया, 90,000 बचा तो वो कृत्रिम संपत्ति के रूप में चिट्ठी के दायी संपत्ति पक्ष में रहेगा, तो कृत्रिम संपत्ति मानी जाती है। तो ये क्या हो जाएगा? ई हो जाएगा। ABCDE हो गए सारे, ठीक है। फिर है सत्य सत्य में चलेंगे हम। तो ये तो है ही नहीं कोर्स में। साझेदारी ठहराव में किया गया परिवर्तन फर्म का पुनर्गठन कहलाता है। ये क्या है? ट्रू है। साझेदारी ठहराव मतलब साझेदारी समझौते में यदि किसी भी प्रकार का परिवर्तन होता है तो वो फर्म का क्या होगा? पुनर्गठन होगा। सेवानिवृत्त या मृत साझेदार को राशि का भुगतान एक मुश्त या किस्तों में ब्याज सहित किया जाता है, तो ये भी क्या है? ट्रू है। तो सेवानिवृत्त या मृत साझेदार के उत्तराधिकारी को जो उसको देय राशि है वो ब्याज सहित किस्तों में या एक मुश्त भुगतान की जाती है। एक निजी कंपनी प्रविवरण जारी नहीं करती है, बिल्कुल राइट है, ये भी ट्रू है। और ऋण पत्रधारी को कंपनी का अंशधारी भी कहते हैं, ये गलत है, ये हो गया फॉल्स। ऋण पत्रधारी कंपनी का अंशधारी नहीं होता। क्वेश्चन नंबर 5 पूरे हो गए। तो ये थे हमारा 2020 का पेपर, जब कोरोना काल था उस समय, ठीक है। तो 2020 तक हम आ गए हैं। आई होप आपको बहुत अच्छा लगा होगा। यदि वीडियो अच्छा लगे तो आप उसको लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगले वीडियो में फिर मिलते हैं, तब तक के लिए नमस्कार।